हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो चैप्टर है ना, अपना अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके सबसे लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं, सबसे आखिरी पोर्शन में आ जाते हैं और इसमें थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग है। एक तरह से इसके एप्लीकेशन को, जो इसका स्कोप है, जो इसका दायरा है, उसको हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, एक ये समीकरण, एक ये समीकरण है। इसको अपने को हल करना है। तो ये एक्स और वाई में तो समीकरण है नहीं, क्या ये एक्स और वाई में है? तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो x है, यहाँ पर y है, तो क्या करेंगे, लासापा ले लेंगे। पहले में तो हमें x और y लासापा मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y से आप गुणा करेंगे तो आपको देखिए लासापा हो गया x y। अब x भाग देंगे तो x में तो चला जाएगा, बचेगा y। तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2y, ऐसे मिलेगा 3x बराबर 13xy। ये मिल गया है ना। ठीक, अब क्या किया, ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण में भी आप ऐसे देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 5y ऋण 4x बराबर 12xy। ठीक, और आपने दोनों ही साइड पर x और y से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया था, दोनों ही साइड से x y से मल्टीप्लाई किया था। तो आप पूरे में अगर x y से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि किसी भी समीकरण में हम दोनों ही साइड, दाएं और बाएं पक्ष में किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x और y में दोनों में से कोई शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो अभी देखिए ये एक समीकरण जो भी है हमारा, एक ये है और एक ये है, लेकिन इसमें एक तो ये एक घात है, ये भी एक घात है, ये एक घात का नहीं रहा, अब ये रैखिक नहीं रहा। क्या नहीं रहा, रैखिक है क्या ये, रैखिक अब ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहां पर x और y दोनों हो गए, तो इस समीकरण की जो घात है वो 2 हो गई। तो और उसमें भी थोड़ा सा ये ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा, ज्यादा कठिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो दो घात है ना, वो एक तो आ रही है x से और दूसरी आ रही है y से। दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स है, दोनों ही चर हैं। तो इस तरह के समीकरणों को हल करना तो हम लोगों ने सीधे सीधे तौर पर नहीं देखा है। और हमें क्या करना है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें अब हम इन दोनों को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स वाई का टर्म मिल जाएगा। अब एक्स और वाई का जब टर्म एक साथ मिल रहा है ना, एक्स का अलग मिले और वाई का अलग मिले, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तो एक एक घात का हो जाएगा, वो रैखिक समीकरण है। लेकिन यहां पर आ जाती है समस्या, तो ये हमारे रैखिक समीकरण है ही नहीं। क्या है ही नहीं। और इस तरह से हम इसको हल करना चाहेंगे तो हमें काफी कठिनाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसी को आगे करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक, आप लोग सोचेंगे कैसे कठिनाई होगी, क्या कठिनाई होगी। ये दो समीकरण थे, अब हमारे पास क्या है यार, एक तो ये है 2y धन 3x बराबर 13xy, दूसरा है 5y माइनस 4x बराबर 12xy। और इसमें भी पहले हम लोगों ने क्या असम्पशन मान लिया कि x और y दोनों में से कोई भी शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये शून्य होगा तो आप इसको काट नहीं पाओगे। अगर आपने एक्स वाई से गुणा किया, भाई आप किसी भी संख्या में 0/0 से गुणा करोगे, 0/0 क्या होता है, आप लोगों के आप समझ में आना चाहिए क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता, ये मैंने आपको पहला जो अध्याय था ना उसमें बताया था। तो जिस लोगों ने पहला अध्याय की सारी वीडियोस देखी उनको पता होगा ये। तो ये क्या होता है, किसी भी संख्या में हम ऐसा नहीं कर सकते कि साथ में आपने 0/0 से गुणा किया तो आप कह दोगे 0 से 0 कट गया, 1/1 आ गया। ये नहीं होता, ये क्या हो जाता है, ये गलत होता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है मैंने पहले बताया था। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने एक तो ये असम्पशन मान लिया कि x और y दोनों में से कोई भी शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर x शून्य होगा तो भी ये शून्य हो जाएगा, या y शून्य होगा तो भी ये शून्य हो जाएगा। तो हम लोग शून्य पर तो ये निकाल ही नहीं सकते हैं। तो पहले वहीं से समस्या आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप इसको हल करोगे तो उसके बाद भी x और y जब दोनों के पद आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर x और y दोनों को एक साथ कैसे ट्रीट करोगे, वो बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के समीकरण को अभी तक हल नहीं किया है। तो क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा करेंगे यार कि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ उपयोग कर पाए, उसका क्या कर पाए, उसका उपयोग कर पाए। इसको बोलते हैं अनुप्रयोग, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, उसको नए तरह से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, उतनी चीज पता थी लेकिन उसका हम दायरा बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज आती है। अब समझिए यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, 2/x है, 2x तो है नहीं। तो आप क्या करिए, आप 1/x को कुछ मान लीजिए, 1/x को आपने मान लिया p। ठीक, और ऐसे ही यहां पर 1/y जो भी है इसको आप क्या मान लीजिए, q। तो अगर आपने 1/x को p मान लिया और 1/y को आपने q मान लिया तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जो भी निकल करके आएगा समीकरण वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2p धन 3q बराबर 13। ठीक, ऐसे ही यहां पर 5/x से ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5p माइनस 4
Q बराबर 12। अब ये आपके लिए जाने पहचाने समीकरण हो गए। क्यों? क्योंकि ये समीकरण P और Q में दो समीकरण है, तो समीकरण युग्म हो गया, रैखिक है। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों की एक ही एक घात है, P और Q का कहीं पर गुणा भी नहीं हो रहा, जैसा कि पहले हो रहा था जब अगर इसको हम x और y को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको तो हल करना आता है। इसको तो हम लोग बहुत सारी विधियों से, ग्राफी विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणनखंड विधि, इनमें से किसी से भी हल कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हल कर ही देते हैं। किससे हल कर देते हैं? वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। चलिए, तो वज्र गुणनखंड विधि के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। तो ये ऋण 13 बराबर 0 कर देंगे इसको, और इसको क्या कर देंगे, ऋण 12 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, आप P लिखेंगे, Q लिखेंगे और 1 लिख देंगे। P के बाद क्या आ जाएगा, जो Q वाले समीकरण है, देखिए B1 B2 को ऐसा कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर भी B1 B2 क्या हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो B1 B2 यहां पर 3 और ऋण 4 आ गया। ऐसे ही C1 C2 क्या हो जाएगा, ऋण 13 ऋण 12। A1 A2 क्या हो जाएगा, 2 और 5। उसके बाद से फिर से आपका 3 और ऋण 4। अच्छा, ये क्या बोला करता था वज्र गुणनखंड विधि, आप ऊपर से नीचे गुणा करते थे और फिर नीचे से ऊपर करते थे तो घटा करके किया करते थे। तो 3 से ऋण 12 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 36, फिर आप ऋण का चिन्ह लगा देंगे और ऊपर गुणा करेंगे। तो ऋण 4 से ऋण 13 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो सीधा सीधा 52 आ गया। ये किसके बराबर होगा, Q बटे, देखिए ऋण 13 से आप 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 65, और ऋण आप पहले लगा देंगे, अब नीचे से ऊपर वाला गुणा करेंगे। तो नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो आ रहा है ऋण 12 और 2 है तो ऋण 24 आ रहा है। तो ऋण 24 फिर से लिखेंगे, इससे अच्छा है कि आप एक साथ धन 24 कर दीजिए। आगे बात समझ में। अब क्या किया आपने, 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 से ऋण 4 में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ऋण 8, और फिर आपने ऋण का चिन्ह लगा दिया। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऋण का चिन्ह पहले ही लगा देते हैं। 5 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15। ठीक, तो आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा जो भी आपको वैल्यूज आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो P बटे कितना है, 36 और 52 दोनों ही ऋण के हैं, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऋण 88। तो देखिए P बटे ऋण 88 बराबर क्या है, 1 बटे ऋण 8 और ऋण 15, क्या हो गया, ऋण 23 हो गया। क्या हो गया, ऋण 23। ये कट गया तो P जो आपका है वो क्या आ गया, 88 बटे 23। तो यहां से P अगर 88 बटे 23 है और 1 बटे x क्या था P, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 बटे P। ठीक, तो अगर x 1 बटे P है तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 23 बटे 88। आ गया आपको उत्तर, इतना आसान था। ठीक है, ऐसे हम लोग y का मान निकालते हैं। अब देखिए y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हमें q दे रखा है, क्यों, 1 बटे y को हम लोगों ने q के बराबर माना हुआ था, तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, q का मान निकाल देंगे। तो अब q का मान आप निकालेंगे तो -65 है और उसमें आप 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 41 मिलेगा, और -41 और ये नीचे क्या है, -23, यानी कि q बराबर हो जाएगा आपका, q बराबर हो जाएगा 41 बटे 23। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आराम से 23 बटे 41। ये क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए यहां पर जो हमें उत्तर मिल रहा है बड़ा अजीब मिल रहा है, 23 बटे 88, 23 बटे 41, ऐसा नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह के उत्तर आ रहे हैं ना तो हमेशा ही क्या अच्छा रहता है, अच्छा रहता है वज्र गुणनखंड विधि, क्योंकि इसमें आपका गुणा भाग काफी बच जाता है। भले ही यहाँ पर आंसर जो है थोड़ा सा कठिन आ गया, इसको आप किसी और विधि से करेंगे ना तो आंसर लाने में और ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमें अगर ऐसे समीकरण दे रखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, 2 बटे x धन 4 बटे y बराबर 15, कुछ भी लिखा है, 7 बटे x ऋण 3 बटे y बराबर 11। ठीक, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। जैसे पिछला जो प्रश्न सॉल्व किया था अभी आपके सामने, जिसको हल किया था वो भी ऐसे ही रैंडम लिखा हुआ था, ऐसे इसको भी मैंने जो मन में आया वो लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब भी इस तरह कुछ दे रखा हो ना तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 बटे x को कुछ मान लेंगे, कुछ भी p मान लिया, और 1 बटे y को क्या मान लेंगे, q मान लिया। लेकिन आप ये समझिए कि हमेशा 1 बटे x को ही नहीं कुछ माना जाता है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है, 1 बटे x को p मान लिया और 1 बटे y को क्या मान लिया, q मान लिया। अच्छा, इसी की जगह मान लीजिए यही समीकरण है जिसमें आपका x ऋण 1 है, यहाँ पर है y ऋण 2, यहाँ पर भी y ऋण 2 है और यहाँ पर x ऋण 1 है बटे में, यानी कि 2 बटे x ऋण 1। तो x ऋण 1 जो है वो क्या है, हर है, ये y बटे 2 हर है, और y ऋण 2 हर है, यहाँ पर x ऋण 1 हर है। तो यहाँ पर जो हमें पूरा हर है ना
वो दिख रहा है कि दोनों जगह पर अगर हम लोग 1/y-2 यानी कि क्या 1/y-2 को कुछ मान लें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर t मान लेते हैं, और ऐसा ही 1/x-a को क्या मान लें, s मान लें, तो हमारे ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये वाला समीकरण बन जाएगा आपका 2s धन 4t बराबर 15। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7s धन नहीं ऋण, क्योंकि ऋण तो यहां पर ऊपर ऋण है, 3t बराबर 11। आगे बात समझ में। तो देखिए इसको भी हम हल नहीं करेंगे, ये मैंने रैंडमली लिखा हुआ था तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है। फिर से हम इसको जब भी हमें लग रहा होगा कि थोड़ी सी जटिल मान आने वाला होगा तो सबसे ज्यादा आसान वज्र गुणनखंड विधि है, तो आप वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे, ये भी बहुत आसानी से निकल करके आ जाएगा। लेकिन आपको समझ में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि 1/x जब है ना, सिर्फ और सिर्फ तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि p और q में बदल दिया। यहां पर s और t जरूरी नहीं है, आप इसको भी p और q मान सकते हो, कोई भी चर है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि यहां पर जो भी आपका नीचे हर दे रखा है ना, दोनों जगह पर वही हो। तो आप क्या करोगे, उसको बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, दो चरों में रैखिक समीकरण बना पाओगे। अब आपने s और t दो चर हैं, उसमें ये आपका रैखिक समीकरण बन गया। तो अब आपको इसको हल करने के तरीके आते हैं, इसको सीधे सीधे हल करने के तरीके नहीं आते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई भी इक्वेशन दे रखी हो ना, जिसमें 2 यानी कि जो आपका चर है वो बटे में आ रहा हो, हर में आ रहा हो, तो समस्या हो जाती है। और वो समस्या ना समस्या बनी रहे, वो आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी में हम लोग एक और उदाहरण करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, हल करना है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोगों ने वही बात की, x-1 है या x- कुछ भी है, यहाँ और यहाँ दोनों में सही है, सेम है। तो जो बटे में सेम है तो क्या कर देंगे, उसके लिए हम कोई किसी चर से प्लेस कर देंगे। तो मान लेते हैं क्या, 1/x-1 बराबर आपका p मान लिया, और ऐसे ही आपने 1/y-2 को क्या मान लिया, q मान लिया। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, ये समीकरण सीधा सीधा आप इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, 5p धन 1, ये तो एक ही है, तो 1q का लिखने का मतलब क्या होगा, सिर्फ q लिख दीजिए। आप 1 से q में गुणा करेंगे तो q तो रहेगा, ये बराबर 2। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6p ऋण 3q बराबर 1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बराबर 1 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए बहुत सारी विधि हैं, इसको भी हम लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना रहेगा, 5p धन q बराबर 2 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 2 ऋण q बटे 5, एक साथ कर दिया मैंने। ठीक, अरे भाई यहां पर 5p बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऋण q, और उसके बाद से आप 5 से भाग दे दोगे, तो p क्या आ गया आपका, 2 ऋण q बटे 5। अच्छा, अब p की इसी वैल्यू को, इसी मान को हम क्या करेंगे, इस वाले दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। हमारा पहला समीकरण है ये, दूसरा समीकरण है ये, तो p के इस मान को हम दूसरे समीकरण में क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए 6 गुणे 2 ऋण q बटे 5 ऋण 3q बराबर 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 5 से गुणा करते हैं और इधर भी। तो यहां पर 1 से में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर यहां पर बटे 5 है, तो 5 से 5 तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आ जाएगा 12 ऋण 6q। लेकिन यहां पर तो बटे 5 था नहीं, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, 15q। अच्छा, तो q और q को दोनों ऋणात्मक है, साथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋण 21q, और इसको 12 को भेज देते हैं इधर, तो 5 में से आप 12 घटा दोगे यानी कि ऋण 7। तो आपको यहां से क्या मिल गया, q बराबर मिल गया ऋण 7 बटे ऋण 21, ऋण से ऋण कट गया, 7 तिया 21, यानी कि q बराबर क्या आ गया, q बराबर आ गया आपका 1/3। अच्छा, तो अब आप p क्या निकालोगे, p आपने यहां पर निकाल ही लिया था, p बराबर था 2 ऋण q बटे 5, तो 2 ऋण q कितना आया है, 1/3 आया है ना, तो यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए, और बटे 5 ये आपका p हो गया। तो 2 से 1/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5/6, 5/3, तो 5/3 और पूरे का बटे 5, ये आपका आ गया क्या, p। और इससे में देखिए इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5/3 गुणे 5, तो ये कट गया, ये आपका आ गया 1/3, तो आपका p निकल गया, आपका q निकल गया, आपका उत्तर आ गया। ठीक हो गया, नहीं हुआ अभी कैसे हो गया, आपको p और q थोड़े निकालना है, ये तो आपने मान लिया है खुद से अपनी सहूलियत के लिए, आपको तो x निकालना है यार, आपको तो y निकालना है। आई बात समझ में, तो यहां पर ऐसा मत करना कि p और q आ गया बस खुश होकर के निकल लिए, कई बार ऐसी गलती छूट जाती है जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको p कितना मिला है, 1/3, तो p वास्तव में था क्या, 1/x - 1 था p,
ये आपको मिल गया 1/3। यहाँ से x माइनस 1 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 3 बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 1, तो x यहाँ से आ गया 4। बस अब आपको उत्तर आ गया। ऐसे y निकाल देंगे तो q क्या है 1/3 और q वास्तव में था क्या था 1/y माइनस 2। तो क्या देखिए 1/y ऋण 2 बराबर है आपका 1/3। 3 को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 3 रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3 बराबर y ऋण 2, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। ये आपका उत्तर आ गया। समझ गया। तो देखिए यहां पर x तो था नहीं, सिर्फ 1/x तो था नहीं, 1/x ऋण 1 था, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया था p में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने थे और उनको हल करना हमें आता है, तो बस वो तरीका था। यहाँ पर हम लोग ने प्रतिस्थापन विधि से किया, आप चाहिए तो विलोपन से भी कर सकते थे, चाहे तो वज्र गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। ग्राफी विधि का फायदा है नहीं, उसमें बहुत मेहनत हो जाती है, पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है ना। तो अब क्या करते हैं, आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी तरह की इक्वेशन को, किसी दूसरे तरह के समीकरण को जो वास्तव में 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म नहीं था, और एक बार हमने उसको कन्वर्ट कर लिया फिर तो हमें हल करना आ ही चुका है। ठीक है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने इस तरह के चीज का अनुप्रयोग बढ़ा रहे हैं। तो इसी में आगे के कुछ प्रश्न हम करेंगे, फिर हम लोग इसकी अपनी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली को हल कर लेंगे अपने अगले वीडियो में।